हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप 12th बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसका डेरिवेशन मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, तो आपको ये समझना होगा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। देखिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अगर सिंपल माइक्रोस्कोप का वीडियो पहले नहीं देखो तो आप जाकर देख लो, ठीक है, प्लेलिस्ट से, और इसके बाद ये वीडियो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस लगे रहते हैं। ठीक है, जो लेंस ऑब्जेक्ट के नज़दीक होगा, जो वस्तु के नज़दीक होगा, उसको हम वस्तु लेंस या अभिदृश्यक बोलेंगे, और जो लेंस हमारे नेत्र के नज़दीक होता है उसको हम बोलते हैं आईपीस या नेत्रिका। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें दो लेंस है, एक का नाम है ऑब्जेक्टिव और दूसरा का नाम है आईपीस। अब देखिए, माइक्रोस्कोप मतलब है क्या कि माइक्रोस्कोप मतलब सूक्ष्म वस्तु को हम क्या करना चाहते हैं, बड़ा करके देखना चाहते हैं, उसका जो इमेज बनाना चाहते हैं वो इनलार्ज बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा वस्तु है, ठीक है, जिसका इमेज देखो फाइनल इमेज इतना बड़ा बन रहा है, ये फाइनल इमेज यहाँ पे इतना बड़ा बन रहा है। तो देखो, जो ऑब्जेक्टिव है उसके नज़दीक में कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखो इसका एक डिमेरिट भी है कि जो वस्तु है उसको बहुत नज़दीक में हमको रखना पड़ता है। तो ठीक है, जो भी समझते हैं यहाँ पे, इसके नज़दीक में जो वस्तु लेंस है उसके नज़दीक में एक वस्तु को रखा गया है और इसका जो इमेज है इस ऑब्जेक्टिव के द्वारा या इस वस्तु लेंस के द्वारा, इसका जो इमेज है, इस वस्तु का जो इमेज है यहाँ पे बन रहा है। कैसा इमेज बन रहा है? तो उल्टा बन रहा है, इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, साथ ही साथ वास्तविक इमेज बन रहा है। ठीक है, देखो यहाँ से अगर रे डायग्राम समझने की कोशिश करोगे तो यहाँ से दो रे लिया गया है, एक प्रधान अक्ष के समांतर पहला रे लिए हैं, तो अपवर्तन के बाद लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से जाएगा, और इसका फोकस कहाँ पे है? तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का फोकस है, इसलिए एफ नोट से डिनोट किया गया है। दूसरा जो रे है वो इसका ऑप्टिकल सेंटर यानी कि जो प्रकाश केंद्र है वहाँ से गया है और दोनों जाके यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका इन्वर्टेड एंड रियल इमेज बन गया। किसके द्वारा? ऑब्जेक्टिव के द्वारा या वस्तु लेंस के द्वारा। एग्जाम में आपको ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है उसमें ऑब्जेक्टिव के द्वारा कैसा इमेज बनता है, तो हम बोलेंगे कि उल्टा एवं वास्तविक इमेज बनता है। साथ ही साथ इसमें देखो एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो माइक्रोस्कोप होता है, जो सूक्ष्मदर्शी होता है, उसका जो अभिदृश्यक है आईपीस के कंपैरिजन में छोटा अपर्चर का होता है। ठीक ना, इसका जो अभिदृश्यक होगा वो छोटा होगा और ये बड़ा साइज का है। अब देखो, दोनों लेंस के बीच में ना एक पाइप लगा हुआ रहता है। ठीक है, अब अगर माइक्रोस्कोप देखे हो या टेलीस्कोप तो पक्का देखा ही होगा, तो देखता होगा कि इतना बड़ा एक लंबा पाइप लगा हुआ रहता है और उसमें दोनों तरफ ना दो लेंस फिट रहता है। तो यहाँ पे भी उसी टाइप का है, यहाँ पे एक लेंस फिट है पाइप के अंदर और एक लेंस यहाँ पे फिट है। आप इस पाइप को क्या कर सकते हो ना कि एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, एक चक्री रहता है बीच में घुमाने वाला, उसको अगर आप घुमाओगे तो इसका जो दोनों के बीच का जो दूरी है उसको कम और ज़्यादा कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्या है कि हम लोग ये जो दोनों के बीच में डिस्टेंस है इस तरह से एडजस्ट करेंगे ताकि ये जो इमेज बना है वो आईपीस जो है, नेत्रिका है, उसके फोकस के अंदर चला जाए। मतलब कि इसके द्वारा जो इमेज है, इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है, इसके फोकस और आईपीस मतलब ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाए। देख लो, इसका नेत्रिका का फोकस दूरी कहाँ पे है? यहाँ पे। तो ये नेत्रिका का फोकस दूरी के अंदर चला गया। अंदर चला गया कहने का मतलब फोकस दूरी और प्रकाश केंद्र के बीच में चला गया। इस तरह से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एडजस्ट करने के बाद अब देखो, इस उत्तल लेंस में, इस कॉन्वेक्स लेंस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो वस्तु है वो फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में रखा हुआ है। ठीक है, इसके द्वारा जो बना इमेज है इसके लिए वस्तु का काम करेगा, और ये वस्तु जो है अब इसके फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में रखा हुआ है। तो अगर आप जानते हो कि उत्तल लेंस के द्वारा अगर फोकस और प्रकाश के बीच में अगर कोई वस्तु है तो उसका मतलब वर्चुअल इमेज बनता है और इनलार्ज इमेज बनेगा, और
उसी साइड में बनेगा जिस साइड में वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो देखो फाइनली इसका जो इमेज है यहाँ पे बना है, लेंस के लेफ्ट साइड में ही बना है, मतलब जिस साइड में ये जो ऑब्जेक्ट था उसी साइड में बन गया। लार्ज इमेज बना, ठीक है, काफ़ी बड़ा इमेज बना है, और साथ ही साथ जिस टाइप का ये वस्तु था उसी टाइप का यहाँ पे बना है इमेज, ठीक है। तो यहाँ से जो रे डायग्राम हम लिए थे, यहाँ से जो आया यहाँ पे मिल गया, उसके बाद ये जो रे गया है ऐसे मुड़ गया है, इसके द्वारा रिफ्रैक्ट किया और ये फाइनल ये दोनों यहाँ पे जाके मिला है। अब इसके द्वारा देखो जो फाइनल इमेज बना, तो फाइनल इमेज के द्वारा जो विजुअल एंगल है, जो दर्शन कोण है, उसको हम बीटा मान लिए। फाइनल इमेज के द्वारा नेत्र पर, नेत्र यहाँ पे हम मानेंगे, तो नेत्र पर जो दर्शन कोण बना इसको विजुअल एंगल बोलते हैं बीटा, क्योंकि मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करने के लिए आपको बीटा और अल्फा पता होना चाहिए, मतलब विजुअल एंगल बाय इमेज एंड विजुअल एंगल बाय ऑब्जेक्ट। कब? जब दोनों के एक ही स्थान पर रखा जाए तब। तो इसके द्वारा आपको यहाँ पे दिख रहा है बीटा। अच्छा देखो ये ऑब्जेक्ट है, तो इसके द्वारा आपको विजुअल एंगल नहीं दिख रहा, उसको अल्फा माने। जो वस्तु है उसके द्वारा जो नेत्र पर कोण बनेगा मान लिए हैं कि वो अल्फा है। तो हम डेरिवेशन करते हैं मैग्नीफाइंग पावर का। तो यहाँ से देखो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है बीटा बाई अल्फा। बीटा क्या है? जो प्रतिबिंब बना उसके द्वारा दर्शन कोण, नेत्र पर बना दर्शन कोण। अल्फा क्या है? वस्तु के द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण। कब? जब दोनों एक ही जगह पे रखा जाए तब, ठीक है। इसका हम कंसेप्ट मैग्नीफाइंग पावर का सिंपल माइक्रोस्कोप वाला जो वीडियो होगा उसमें हम ढंग से समझाए हैं। तो देखो यहाँ पे बीटा बाई अल्फा लिए हैं, एम का ये फॉर्मूला होता है बीटा बाई अल्फा। और बीटा के लिए देखो फॉर वेरी स्मॉल एंगल, कोई भी एंगल को हम थीटा कैन बी रिटन एज tan अल्फा। तो यहाँ पे बीटा को हम tan बीटा लिख सकते हैं और अल्फा को tan अल्फा लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे फिजिक्स में क्या है कि जितना भी एंगल बनता है वो सारा का सारा एंगल को हम बहुत स्मॉल सोच के चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बीटा को हम tan बीटा लिखेंगे, अल्फा को tan अल्फा। ये सब एजम्पशन ऑफ फिजिक्स में हर डेरिवेशन में आएगा। तो बीटा को हम tan बीटा और अल्फा को tan अल्फा ले लिया। अब देखो tan बीटा अगर यहाँ से देखोगे तो tan का फॉर्मूला क्या होता है? P बाई बी होता है। तो लंब बटा आधार, यहाँ से यहाँ ये लंब का काम करेगा, आधार मैंने यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस। तो इमेज जो फाइनल इमेज जो बनाया गया है वो कहाँ पे बनाया गया है? तो नेत्र से 25 सेंटीमीटर दूरी पे बनाया गया है, ठीक है। यानी कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इसको बोलते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो 25 सेंटीमीटर होता है, और इसको हम लोग कैपिटल D से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो tan बीटा के हम जगह लिख दिए लंब बटा आधार, और उसी तरह से tan अल्फा की जगह लिख दिए। तो tan अल्फा क्या, अल्फा क्या है? तो वस्तु के द्वारा नेत्र पे बनाया गया कोण, जो कि इस फिगर में नहीं दिख रहा है लेकिन आपको इमेजिन करना होगा। तो मान लो कि इसका हम P का काम कौन करेगा? AB करेगा। और दूरी का काम कौन करेगा? तो दूरी फिर से वही दूरी लेना होगा आपको, क्योंकि इसका डिफिनेशन ही, मैग्नीफाइंग पावर का डिफिनेशन में ही यही है कि जो हम लोग बीटा और अल्फा लेते हैं जब दोनों के एक ही जगह पे रख देते हैं तब लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी D लिया गया है, तो D बाई D क्या हो गया? कैंसिल हो गया, और A बच गया A डबल डैश, ठीक है। मतलब इसका लंबाई डिवाइडेड बाई A वाला लेंथ, इतना समझ में आ गया। अब देखो इसके बाद क्या किया गया है कि इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में A डैश B डैश से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। अब देखो ये मल्टीप्लिकेशन करने से फायदा क्या होगा कि अगर इस पार्ट को आप देखोगे, इस पार्ट को देखोगे तो ये मैग्नीफाइंग पावर है आईपीस का, ठीक है। कैसे? देखो मैग्नीफाइंग पावर मतलब, मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? आप 10th क्लास में भी पढ़े हो, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस आईपीस के लिए इमेज ए वाला है और ऑब्जेक्ट ए वाला है। हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम बोल रहे हैं मैग्निफिकेशन। तो इसके जगह ME पुट कर दिए हैं, और इसको अगर देखोगे A डैश B डैश डिवाइडेड बाई AB को अगर देखोगे तो ये मैग्निफिकेशन है किसका? तो इसके द्वारा है, ऑब्जेक्टिव के द्वारा, इसलिए यहाँ M नोट लिखा गया है। MO मतलब ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन है। तो इसमें भी क्या है? A ऑब्जेक्ट है और A इमेज है, तो यहाँ इमेज बाई ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं
मैग्निफिकेशन। तो किसके द्वारा मैग्निफिकेशन? तो ऑब्जेक्टिव के द्वारा। तो यहाँ पे अब देखो ए फॉर्मूला ME, ए फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दिया गया 1 + d/f। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? तो स्टार्टिंग से तुम लोग बोल रहे हैं कि अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप को समझना चाहते हो तो सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप वाला तुम लोग को वीडियो देखना होगा, क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप में हम लोग ऑलरेडी डेरिवेशन एक कर चुके हैं कि जो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है सिंपल माइक्रोस्कोप में वो होता है 1 + d/f। सिंपल माइक्रोस्कोप में देखो क्या होता था कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते थे, उस केस में ऑलरेडी ये डेरिवेशन कर चुके हैं। तो यहाँ पे अगर ये देखोगे तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इस केस में जो वस्तु रखा हुआ है वो फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच रखा हुआ है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में वस्तु रखा गया है। इसीलिए इसका मैग्नीफाइंग पावर का जो फॉर्मूला होगा वो डायरेक्ट हम लिख दिए जो सिंपल माइक्रोस्कोप में यूज किए थे 1 + d/f। तो वहाँ से डायरेक्ट ला के रख दिए हैं और इसका हम फॉर्मूला रख दिए हैं -v/u। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला -v/u। तो ये -v0/u0 क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए लिए हैं। तो ए आपका डेरिवेशन हो गया। तो आप एग्जाम में इतना ही छोड़ सकते हो। अच्छा, इसको और आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर इसको इस टाइप से मतलब इसके फोकल लेंथ के टर्म में भी लिख सकते हैं। किसके फोकल लेंथ के टर्म में? v0/u0 को हटा के हम इसके फोकल लेंथ के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो हम क्या किए हैं कि v0/u0 के जगह पे हम इसका फोकल लेंथ भी इंसर्ट करना चाहते हैं। तो अगर ए इंसर्ट करना चाहते हो तो आपको फिर से लेंस सूत्र लगाना पड़ेगा, लेंस फार्मूला। तो लेंस फार्मूला इसके लिए लगा दिया है। किसके लिए? ऑब्जेक्टिव के लिए। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के लिए लगाया गया है, मतलब वस्तु लेंस के लिए। तो लेंस सूत्र क्या होता है? 1/v - 1/u = 1/f। तो 1/v - 1/u, u की जगह यहाँ पे u0 निगेटिव होगा और v तो इसका पॉजिटिव होगा। आप चेक देख सकते हो, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अगर हम डिस्टेंस मापते हैं तो पॉजिटिव, इंसिडेंट रे के अपोजिट जाते हैं तो निगेटिव। तो यहाँ पे -u0 रख लिया गया, यहाँ से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या किया गया है कि दोनों तरफ v0 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो यहाँ v0/v0 ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा? 1। तो 1 + v0/u0। यहाँ से v0/u0 का वैल्यू हम यहाँ पे निकालने का कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ से v0/u0 निकालेंगे तो ये आ गया v0/f0 - 1। ठीक है। अब देखो एक एजम्पशन यहाँ पे और यूज किया गया है कि अगर मान लो यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम ले लिया गया f0 और यहाँ पे v0 - f0। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से एकदम क्लियर होगा। यहाँ पे थोड़ा सा एक एजम्पशन और लिया गया है कि अगर f0 का वैल्यू v0 के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है, एक तो आप क्या कर सकते हो कि इसका वैल्यू लाके यहाँ पे ही पुट कर सकते हो, इसके जगह पे, वो भी सही हो जाएगा। लेकिन एक और एजम्पशन किया गया कि अगर f0 का वैल्यू v0 के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ इसका v0 कहाँ पे है? यहाँ पे है। और f0 कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में छोटा है। तो अगर छोटा है तो यहाँ पे v0 - f0 को के जगह पे सिर्फ v0 लिख सकते हैं। कहने का मतलब अगर मान लो कि 100 - 0.1 अगर घटा भी दिए या इसके रिस्पेक्ट में अगर ये वैल्यू छोटा है तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये 100 के इक्वल ही है। ठीक है। तो v0 - f0 के जगह पे हम सिर्फ v0 लिख दिए और यहाँ से v0 - f0 के जगह लिख दिए v0/f0। तो v0/u0 = आ गया v0/f0। अब जो मैग्नीफाइंग पावर का जो फॉर्मूला आया था यहाँ पे v0/u0 के जगह, इसके जगह पे हम लोग रिप्लेस कर दिए -v0/f0। तो ये किसके? इसके फोकल लेंथ के टर्म में आ गया मैग्नीफाइंग पावर -v0/f0 1 + d/f। लेकिन आप सिर्फ ए वाला फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका न्यूमेरिकल वगैरह बनाने के लिए बस बेसिक आपको पता होगा कि इसमें लेंस फार्मूला यूज कर लें, v0 f0 और u0 में क्या रिलेशन होगा, इसमें भी लेंस का फार्मूला यूज कर लें और उससे डायरेक्ट आपका न्यूमेरिकल क्या हो जाता है? बन जाता है। और डेरिवेशन के लिए इसमें आपको क्या करना है कि थ्योरी पार्ट भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है और कैसे डिराइव करते हैं। चलिए तो आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।